Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. Today we are going to discuss the topic of chapter 19 Animal Behavior, lecture number 6, and the name of topic is social behavior. So very warm welcome to all of you towards the lecture. Before starting the lecture, we are going to discuss some of the overview about what we are learning today. सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो सोशल बिहेवियर कि ये क्या चीज़ होती है या ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसके अंदर अगर हम कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि उसी की फ़र्दर डिटेल्स और कुछ स्पेसिफिक टाइप की आप कहते हैं कि इंटरेक्शंस हैं या स्पेसिफिक टाइप की कुछ रिस्पॉन्सेज होती हैं जो कि उसके बिहेवियर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर में नज़र आ रही होती हैं। सो हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंटरेक्शन, हॉस्टाइल होता है जैसे हॉस्पिटलिटी से है यानी किसी की मदद करना, ठीक है, या किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करना। सो हॉस्टाइल और हेल्पफुल इंटरेक्शंस कौन सी होती हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि एनिमल सोसाइटी क्या चीज़ होती है या एग्रीगेशन या जिसको हम इकट्ठ कहते हैं, एक ग्रुप कहते हैं, वो क्या चीज़ है। एगोनिस्टिक यानी एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, जो गुस्से वाला बिहेवियर है, वो कब होता है, उसका क्या रीज़न है या उसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है। टेरिटोरियल बिहेवियर यानी जो टेरिटरी एरिया मार्क करना है वो कैसा बिहेवियर होता है, किन कंडीशंस में होता है और उसकी क्या ज़रूरत होती है। सो दैट वाज अबाउट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। क्योंकि आज के लेक्चर में हमने सोशल बिहेवियर और उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो डिस्कस करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़े का लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे सोशल बिहेवियर क्या होता है। हम कहते हैं कि डिफरेंट इंसेक्ट्स या हम कहते हैं वर्टिब्रेट स्पीशीज़ को अगर आप देखें तो वो एक ग्रुप के अंदर रहते हुए, एक सोशल ग्रुप के अंदर रहते हुए बहुत सारी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। ठीक है, जो डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म कितने हैं उस ग्रुप के अंदर। तो ऐसे बिहेवियर को आप सोशल बिहेवियर कहते हैं। यानी हम ये बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक ग्रुप है, इसके अंदर हम कहते हैं कि 50 इंसेक्ट की स्पीशीज़ है, या आप कह सकते हैं कि 50 हनी बीज़ कंबाइन करती हैं तो उनका एक ग्रुप बन रहा है या एक हाईवे, एक मतलब भेड़ का छत्ता बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो 50 हनी बीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, जो एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसा बिहेवियर शो करती हैं, उसको हम नाम देंगे सोशल बिहेवियर का। क्योंकि वो ग्रुप के अंदर है, 50 का ग्रुप है, ठीक है, तो सोशल हो गए। तो सोशल बिहेवियर आपने ये याद रखना है कि ऐसा बिहेवियर जो कि वर्टिब्रेट स्पीशीज़ या इंसेक्ट की स्पीशीज़ करती हैं जिसमें एक ग्रुप के अंदर रहते हुए वो जो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगी, बिहेवियरल एक्टिविटीज़ करेंगी, उसको हम नाम देते हैं सोशल बिहेवियर का। और सोशल बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर 50 के अराउंड ऑर्गेनिज्म है तो इंटरेक्शन ज़्यादा हैं। अगर हम कहते हैं कि लेट्स से कि 5 to 6 के दरमियान ऑर्गेनिज्म है एक ग्रुप के अंदर तो इंटरेक्शन हो सकता है कम हो। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस ग्रुप के अंदर कितने हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि ऐसे इंसेक्ट या ऐसे वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स जो ग्रुप के अंदर रहते हैं उन्हीं को हम सोशल एनिमल्स कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं या एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग के अंदर रह रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के हवाले से। हम ये कहते हैं इट इज़ एन एडेप्टिव सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडाप्टेशन के हवाले से, सर्वाइवल के हवाले से। इट हेल्प्स द एनिमल टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ओवर अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी ये उन तमाम एनिमल्स को हेल्प आउट करता है कि वो ओवरऑल एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की एफिशिएंसी या उनकी जो इफेक्टिवनेस होती है ना, वो उसको इन्हांस कर सकते हैं। यानी एक ग्रुप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर फूड को सर्च करेंगे तो उनको ज़्यादा फूड मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फूड मिल जाएगा। वाटर सर्च करेंगे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वाटर मिल जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। इसी तरह अपना डिफेंस करते हैं तो बेहतरीन तरीके से वो अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप में रहने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये एक एडप्टिव सिग्निफिकेंस है कि इससे अडेप्टेशन करने में हेल्प आउट होती है, इससे सर्वाइवल में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है व्हाट इज सोशल बिहेवियर एंड इट्स सिग्निफिकेंस।
नेक्स्ट हम उसमें एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। पहली बात, हॉस्टाइल का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर करना। हेल्पफुल वही बात है कि मदद करना। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि एक ही स्पीशी के अंदर रहते हुए, ठीक है। सामने हनी बी का एक ग्रुप आपको दिखाया हुआ है कि लाइक अगर हनी बी का एक ग्रुप है, ठीक है, सो हनी बी एक दूसरे के साथ जो अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, एक दूसरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं, फूड सर्च करने में मदद करते हैं, या वाटर सर्च करने में, नेक्टर सर्च करने में हेल्प कर रहे हैं, या एक दूसरे के यंग वन को नरिश करने में हेल्प कर रहे हो, सो उसको हम नाम देते हैं कि ये एक इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है। इंट्रा मीन विद इन द स्पीशी, ठीक है। सो हम ये बात करते हैं कि इन हनी बी हाइव यानी जो भीड़ का छत्ता होता है, हॉस्टाइल इंटरेक्शन इज सीन अमंग द वर्कर्स, ठीक है। वर्कर एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करती हैं। कैसे कि वर्कर होती है, उसका काम होता है कि उसने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। अब हनी बी की जो होती है ना, ये सारी ग्रुपिंग, इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक होती है उनकी क्वीन, एक होता है उनका ड्रोन, और एक होती है वर्कर, ठीक है। 3 ऑर्गेनिज्म है। अब ड्रोन का काम है उसने एग को फर्टिलाइज़ करना है, क्वीन का काम है उसने सिर्फ एग ले करने हैं, ड्रोन का काम है उसने फर्टिलाइज़ करने, और वर्कर ने सारे काम करने, यानी हाइव को भी वो साफ़ करेगी, वहाँ से जो है तो डेब्रिस को क्लियर करेगी, फूड को भी सर्च करेगी, क्वीन के लिए भी फूड लेके आएगी, ड्रोन के लिए भी फूड लेके आएगी, डिफेंस भी करेगी, यंग वन को नरिश भी करवाएगी। सारे काम वर्कर के होते हैं, ठीक है। तो वर्कर एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं वर्कर, ओल्ड वर्कर बी विच इज़ अनेबल टू परफॉर्म वर्क इज़ किल्ड बाय अदर वर्कर। जाहिर सी बात है कि वो काम नहीं कर सकती, तो वो एक बर्डन हो गई है हाइव के ऊपर, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म है, तो उसको किल कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो एक बर्डन है हाइव का वो कम हो सके। फिर उसके बाद हम कहते हैं ऑन द अदर हैंड हेल्पफुल इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे काम मिलजुल कर करते हैं, जैसे कि नेक्टर को कलेक्ट करना, जैसे ड्रोन जो है ये एग को फर्टिलाइज़ करते हैं, या हम कहते हैं कि क्वीन जो होती है ये एग ले करती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं चीज़ों को ढूंढने में या हाइव बनाने के अंदर, ठीक है। सो ये होती है कि हेल्पफुल इंटरेक्शन होती है। तो ओवरऑल जो ये सारी की सारी इंटरेक्शन है ना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए फूड सर्च करना, एक दूसरे के लिए वाटर सर्च करना, हाइव को क्लीन करना, यंग वन को नरिश करना, ठीक है, या हाइव की प्रोटेक्शन करना, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट यस दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। जब भी हमने पहले ही कह दिया था, इट इज़ एन ऑफ एडाप्टिव सिग्निफिकेंस, कि ये एडाप्टेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल सोसाइटी और एग्रीगेशन क्या होता है। एनिमल सोसाइटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ग्रुप के अंदर रहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ख़ास काम होता है, ठीक है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म ने ख़ास एक्टिविटी करनी है। जैसे अगर हम एक लायन की बात करते हैं, एक शेर की बात करते हैं, उनको जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो लायन है, जो मेल है, उसका काम है उसने डिफेंस करना, उसने टेरिटरी बनानी, उसने सेफ्टी देनी है। जो फीमेल है लाइनस, उसका काम है कि उसने शिकार करना है, उसने यंग वन की भी नरिश करनी है, उसने अपनी जो एक छोटी सी फैमिली उसका ख्याल रखना है, सोसाइटी का ख्याल रखना है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एक इस किस्म का और एक है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में हर एक पर्सन को, हर एक ऑर्गेनिज्म को पता है उसने क्या काम करना है, वो अपना काम संभालता है ताकि एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस में चलता है। और एक ऑर्डिनरी ग्रुप होता है जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। सो दैट्स वाई हमने एक टर्म यूज़ किया ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सेकेंड हमारे पास आता है अ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग टुगेदर इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वे। यानी सोसाइटी की डेफिनेशन ये होती है कि ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर रहते हैं वो सेम स्पीशी के होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ उनकी डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं, एक ही टाइम के अंदर वो रह रहे हैं। जैसे अभी मैंने लाइन की एग्जांपल दी है कि लेट्स से कि लाइन के जो है 10 मेंबर्स जो हैं मौजूद हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि उसका जो है 3 से 4 आप मेल अगर कंसिडर कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग जो हैं वो आप फीमेल अगर कंसिडर कर लेते हैं, तो इससे कि हमने कहा 10 का एक ग्रुप या सोसाइटी है। तो अब उस ग्रुप के अंदर क्या है कि सेम इंडिविजुअल है, सेम स्पीशी है, सेम जगह पर रहते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ भी और बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी। सो ये जो बिहेवियरल इंटरेक्शन होती है ये की करेक्टरिस्टिक है उस सोसाइटी का, कि वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हनी बी का हाइव आप देख लें, या वुल्फ का जो एक पैक एक जो कट होता है, स्कूल ऑफ फिशेस ये आप देख लें, ये बेसिकली ना ख़ास टर्मिनोलॉजी होती हैं। अब जैसे हाइव ऑफ हनी बी यानी आप हनी बी के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, पैक ऑफ वुल्फ यानी आप एक ग्रोह की बात कर रहे हैं जो भेड़िए का होता है, ठीक है। स्कूल ऑफ फ़िश यानी आप फ़िश के ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो ये कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि स्कूल ऑफ फ़िश होता है, पैक ऑफ वुल्फ होता है, और हाइव ऑफ हनी बी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के साथ यूटिलाइज़ किए जाते हैं।
सो ये सोसाइटी की डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, कुछ एग्जांपल्स आपकी हो जाएंगी, तो यहाँ से आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे, हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ इंक्लूड कॉपरेशन। ठीक है, नंबर 1 डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और डिफरेंट कास्ट और ग्रुप भी हो सकता है। कहने के मकसद ये है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइज सोसाइटी वो होती है जिसमें जो इंडिविजुअल है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम संभाल लें, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक जो है ना जिम्मेदारी पूरी करेगा, चाहे वो सेम सेक्स का हो यानी फीमेल्स आपस में बांट लें, चाहे वो डिफरेंट सेक्स का हो यानी कुछ काम मेल कर लेगा कुछ फीमेल्स कर लेंगी, चाहे वो उसी एक ग्रुप के हों, ठीक है, या डिफरेंट कास्ट सिस्टम हो। कास्ट होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, उसको कास्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि हनी बी में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक को हमने क्वीन कह दिया, एक को हमने ड्रोन कह दिया, और एक को हमने वर्कर का नाम दिया। तो हनी बी के अंदर कितनी कास्ट है? हनी बी के अंदर 3 कास्ट सिस्टम है, एक क्वीन है, एक ड्रोन है और एक वर्कर है। कास्ट का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरलॉजिकली जो है ना डिफरेंट एक्टिविटी करता है, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है और उसका बिहेवियर, उसका काम भी डिफरेंट होता है, उसको हम कास्ट का नाम देते हैं। जैसे हनी बी की हाइव के अंदर 3 कास्ट काम करते हैं जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि इसमें क्वीन है, इसमें ड्रॉन है और इसमें वर्कर है। तो इसी तरह एक ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे कास्ट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सच सम मेंबर्स ऑफ फाइंड ग्रुप फूड रिप्रोडक्शन रेयरिंग एंड डिफेंस, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलके कुछ जो काम बांट लेंगे। कोई फूड को सर्च करने चला जाएगा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्टिव होगा, ठीक है, कुछ रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाएगा जैसे क्वीन भी करती है, कुछ रेयरिंग और डिफेंस की तरफ, यानी जो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं तो वो डिफेंस की तरफ आ जाएंगे, कुछ जो ज़्यादा केयरिंग होते हैं, जो ज़्यादा हम कहते हैं कि अच्छा बिहेवियर शो करने वाले होते हैं, या उनका आप कहते हैं कि पेरेंटल बिहेवियर अच्छा है, तो वो रियरिंग ऑफ यंग वन की तरफ आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है उसका सिस्टम के ऊपर कि उसमें कितने जो है उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, कितने उनके वर्किंग एरियाज़ होते हैं, यानी कौन कौन से काम करने हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी एक ब्रांच है जो कि बहुत सारी जो आर्ट्स हैं ये लेके जा रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर और कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं कि काम बांट लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं एग्रीगेशन के ऊपर। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठ, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों का जब एक ही जगह पे एग्रीगेशन हो जाता है उसको इकट्ठ कहते हैं। सो ये जो एग्रीगेशन है ना, दिस इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर बट डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो एक जगह पे हैं, वो एक जगह पर मौजूद ज़रूर होते हैं लेकिन वो कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डिफरेंट स्पीशीज़ रोस्टिंग इन अ ट्री, यानी यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें आपको बहुत सारे बर्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, कुछ वाइट में हैं, कुछ ब्राउन में हैं, कुछ ब्लैक के अंदर हैं। वाइट में भी आप देख सकते हैं उनकी बीक और बॉडी का टेक्सचर डिफरेंट है, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो एग्रीगेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो रहते हैं या वक्ती तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, और ज़्यादा केसेस में वो इंटरेक्शन करते भी नहीं हैं। तो एग्रीगेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर तो सकते हैं लेकिन मेनली वो करते नहीं हैं, ठीक है। उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि दरख्त है, दरख्त के ऊपर तो बहुत सारे परिंदे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आम सी एग्जांपल है जो एग्रीगेशन में आती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एग्जांपल एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे। फिर हमारे पास आता है एग्रीगेशन के बाद एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर होता है एग्रेशन, गुस्सा, ठीक है। अब ये गुस्सा बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? एग्रेशन इंक्लूड वैरायटी ऑफ थ्रेट्स एंड एक्चुअल कम्बार्ट्स। कम्बार्ट्स का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। दैट सेटल डिस्प्यूट अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी एक ग्रुप के अंदर, स्पेशली वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करें ना, तो उसी ग्रुप के अंदर लड़ाई होना ज़रूरी है। क्यों? लड़ाई होगी ना तो एक होगा डोमिनेंट मेल जो उनका आप कह सकते हैं लीडर होगा, एक होगा फिर सब डोमिनेंट जो उसका असिस्टेंट होगा, फिर एक होगा ऑर्डिनेट जिसका काम है कि उसने फैमिली वगैरह को संभालना है, एक होगा फिर सब ऑर्डिनेट जो कि क्या करेगा, यंग वंस को केयर करेगा, फिर आती हैं फीमेल्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आप बात करती हैं एक ग्रुप की, ठीक है, तो उसमें एगोनिस्टिक बिहेवियर बहुत ज़रूरी है क्योंकि एगोनिस्टिक बिहेवियर की वजह से ही आपके पास डिफरेंट टाइप की हायरार्कीज़ आती हैं, यानी ऑर्डर आता है, एक ख़ास सीक्वेंस आता है जो उस ग्रुप के लिए ज़रूरी है। और ये मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं ये मेल के अंदर ही होती हैं, अप टू 95% जो आपको ऊपर टर्म्स नज़र आ रही हैं ये मेल के अंदर ही होती हैं। एक डोमिनेंट होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है और इंटेलिजेंट होता है, उसने सारे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी
ली हुई होती है, उनको लेकर चलना, उनका खाना पीना, ये वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, ठीक है। तो वो उनका एक लीडर होता है। उसके बाद होते हैं सब ऑर्डिनेट, जो उससे थोड़ा सा नीचे हैं, ठीक है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब ऑर्डिनेट जो है उसको हेल्प करते हैं इन सारे कामों में। फिर आते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट उससे भी नीचे की एक स्टेप है। ऑर्डिनेट फिर ऊपर वाले दोनों की मदद करता है। और साथ में होते हैं सब ऑर्डिनेट, जो कि फिर फीमेल्स की मदद करते हैं यंग वन को नरिश करने में, उनको प्रोटेक्ट वगैरह करने में। तो ये चीज़ होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और ये तब आती है जब उनमें एगोनिस्टिक बिहेवियर हो गए। जैसे सामने आप देख सकते हैं कि सेम स्पीशी के हैं, सेम ग्रुप के हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई के अंदर जो जीतेगा, ज़ाहिर सी बात है, लेट्स से अगर ये जीत जाता है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये सब डोमिनेंट हो जाएगा, यानी उसके साथ हम कहते हैं कि उसको हेल्प आउट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमेशा मेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपके पास डोमिनेंट, सब डोमिनेंट, ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट और फिर फीमेल्स, ठीक है, ये 5 कैटेगरीज आती हैं। तो फिर उसके बाद हम ये बात कर रहे थे, स्लाइड की तरफ आते हैं, कि ऑर्गेनिस्टिक बिहेवियर में डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स या कम्बार्ट्स वगैरह आते हैं जो डिफरेंट मेंबर्स कर रहे होते हैं। ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, ज़ाहिर सी बात एनर्जी लगती है लड़ाई वगैरह के अंदर, डिफेंस में समटाइम्स इंजरीज भी आ जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया। इसी को हम सोशल ऑर्डर या सीक्वेंस या हायरार्की का नाम देते हैं। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे टेरिटोरियलिटी हो गया, डोमिनेंस हायरार्की, इसी को हम डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। कि एक होता है डोमिनेंट, फिर होता है सब डोमिनेंट, फिर उसके बाद होता है ऑर्डिनेट, और फिर उसके बाद होता है सब ऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर आती हैं फीमेल्स। तो ये एक जो आपको कैटेगरी नज़र आ रही है, इसी को हम सोशल ऑर्डर, इसी को हम डोमिनेंस हायरार्की का नाम देते हैं। हायरार्की कहते हैं सीक्वेंस को, एक ख़ास सीक्वेंस को, डोमिनेंट फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, ठीक है। और टेरिटोरियलिटी क्या चीज़ होती है? मार्क करना, कि अपना एक एरिया मार्क कर देते हैं। जैसे शेर का होता है कि वो उसने एक जंगल मार्क कर लिया कि ये मेरा है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपनी एक टेरिटरी बना लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं, अपना नेस्ट वगैरह, घर वगैरह बनाते हैं, यंग वन नरिश करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से, डेफिनेशंस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब वही बात हो रही है टेरिटोरियल बिहेवियर की। टेरिटोरियलिटी इज़ अ डिफेंस ऑफ एन एरिया अगेंस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। यानी बेसिकली टेरिटोरियलिटी जो होती है ना, ये ऑर्गेनिज्म का डिफेंस होता है, कि वो ख़ास एरिया मार्क कर लेते हैं, लेट्स से ये उसका एरिया है, अब वो उसको डिफेंस करेगा टेरिटरी के सराउंडिंग में, यानी उस अपनी जो हद है, जो उसकी बाउंड्री, उसके इर्द गिर्द घूमना फिरना, ठीक है। कोई थ्रेट को ख़तरा आएगा तो वहाँ पे उसको जो है सेव करना, तो ये चीज़ होती है। अब हम कहते हैं कि थ्रेट डिस्प्ले बाय ओनर ऑफ द एडजेसेंट टेरिटरीज, यानी वो गुस्सा शो करते हैं कि मेरी हद में, मेरी टेरिटरी में नहीं आना, इस तरह से, क्योंकि उन्होंने डिफेंड करना है अपने यंग वंस को, अपनी फैमिली को, दैट्स वाई वो ऐसा करते हैं। और डिस्पाइट ऑफ अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन एसोसिएटेड विद टेरिटरी फॉर्मेशन, एक्चुअल फाइटिंग भी होती है जो कि डेट्रीमेंटल भी हो सकती है स्पीशीज़ के लिए, यानी किसी की डेथ भी हो सकती है, या समटाइम्स कुछ थोड़े बहुत जेस्चर वो कर देते हैं, या थोड़े बहुत थ्रेट्स कर देंगे, या थोड़े बहुत पॉस्चर वो कर देते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। कि वो फिर दूसरा जो टेरिटरी वाला बंदा होता है, जो बाहर से आ रहा है ना, इन्वेडर जो बाहर वाला होता है, वो फिर समटाइम्स उस चीज़ से डर के चला भी जाता है। समटाइम्स अगर वो भी गुस्से वाला है, एग्रेशन वाला है, तो वो आ जाता है, वो लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। तो ज़ाहिर सी बात है, एक एनिमल को उसमें इंजरीज तो आएंगी। तो ये एक चीज़ होती है। वंस अ टेरिटरी इज एस्टैब्लिश्ड, पीस प्रिवेल्स एज बाउंड्रीज रिकग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड। कि एक दफ़ा जब टेरिटरी एस्टैब्लिश हो जाती है ना, फिर उसको कोई नहीं छेड़ता। और मज़े की बात एनिमल्स में यही होती है कि एक दफ़ा जब लड़ाई हो जाती है ना, उसमें जो जीत जाता है वो डोमिनेंट है, वो पूरी ज़िंदगी फिर जब तक ज़िंदा है वो डोमिनेंट ही रहेगा। और दूसरा सब ऑर्डिनेट है या सब डोमिनेंट है, तो वो पूरी ज़िंदगी सब डोमिनेंट ही रहेगा, वो दोबारा उसको नहीं छेड़ता। यानी एक ही दफ़ा लड़ाई होगी, जो डोमिनेंट है वो लीडर, जो उससे थोड़ा वीक है तो वो उसका सब डोमिनेंट होके या सब ऑर्डिनेट होके उसके साथ हेल्प आउट करता है, उसके साथ मदद करता है, काम वगैरह करता है। और अगर ऐसा है जो कि दूसरी स्पीशी का है, कोई दूसरा इन्वेडर है, फिर वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, वो कभी नहीं छेड़ेगा। तो जो एनिमल्स की ये ख़ास बात होती है कि वे एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं और बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात हम कहते हैं कि ये आपको बिहेवियर ज़्यादातर मिलता है वॉर्म्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स। तो ये सारी ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे ही आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि गोरिल्लाज़ के अंदर कौन सा टेरिटोरियल बिहेवियर शो होता है। गोरिल्लाज़ हाईली सोशल ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली जो नॉन टेरिटोरियल बिहेवियर ही शो करते हैं, क्योंकि ये इतनी टेरिटरी मार्क नहीं करते, ये बस एक ग्रुप में रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं, इनको खाना शाना मिल जाए, मतलब फ्रूट्स वगैरह मिल जाए जिन पर ये फीड कर रहे होते हैं, तो वो ही काफ़ी होता है। ज़्यादातर टेरिटरीज़ जो हैं वो लाइन, चीता, हाइनाज, ये लोग मार करते हैं, ठीक है।
सो इसमें हम कहते हैं ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेल होगा ना, जो मेल गोरिल्ला होता है, उसको नाम दिया जाता है सिल्वर बैक। उसकी बैक का थोड़ा सा पैटर्न और कलर ऐसा हो जाता है, उसको सिल्वर बैक एक नाम देते हैं। तो ये डोमिनेंट ऑफ द ट्रूप, यानी उस ग्रोह का सबसे डोमिनेंट होगा तो लीडर हो जाएगा। और इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आप कह सकते हैं इसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ करने की। तो इसके पास ज़्यादा राइट है क्योंकि डोमिनेंट है, सबसे ओल्डेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, लीडर है, सारी अथॉरिटी इसके पास है, तो ये ज़ाहिर सी बात है उसको यूटिलाइज़ करता है। फिर एल्डोसेंट फीमेल ट्रांसफ़र टू डिफरेंट ट्रूप्स व्हेन दे रीच 8 ईयर्स। और जब फीमेल की एज जो है वो 8 ईयर्स की हो जाती है, अब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी होती है, तो वो इन ट्रूप्स के किसी भी मेंबर के साथ जो है वो मेटिंग कर सकती है जो उसको अपने लिए सूटेबल लगता है। और जो मेल होते हैं ये अपने ग्रुप के अंदर ही रहते हैं, और तब तक जब तक ये मैच्योर हो जाते हैं, तब तक जब तक ये इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएं कि ये सिल्वर बैग की तरह अपने एक अलग ग्रुप या अलग एक ट्रूप बना लें। ठीक है। सो ये होता है कि इन गुरिल्लास का टेरिटोरियल बिहेवियर है। ऑल्दो कि गुरिल्ला एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होते, इनका साउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या इनके जेस्चर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको लगता है ये कोई लड़ रहे हैं या ये कोई नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि उसको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि मेरे टेरिटरी को कोई या मेरे इलाके को कोई या फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसने क्या किया है कि उसने जो है ना एक ख़ास बिहेवियर शो किया है, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर जैसे वो मारना शुरू कर देते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो वो सिर्फ इतना होता है कि वो वक्ती तौर पर डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ गुरिल्ला नुकसान कभी भी नहीं देता तब तक जब तक इनकी फैमिली और स्पेशली इनके बच्चों को ना छेड़ा जाए। अदरवाइज़ वो नुकसान नहीं देते, ये ह्यूमन फ्रेंडली भी होते हैं। और ये जेस्चर्स वही बात है कि वायलेंट नहीं होते और कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन तब तक जब तक आप इनकी फैमिली को ना छेड़ें। जब फैमिली को छेड़ेंगे ऑब्वियसली उसने डिफेंस करना है, उसने नुकसान करना है। दैट वाज अबाउट अ लेक्चर जिसमें हमने सबसे जो है सोशल बिहेवियर बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का था टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया, डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए। इवन दो कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, स्टेटमेंट्स थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।